नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी पहाड़ों की उस गोद से है जहां बादल तो बहुत नीचे तैरते हैं, लेकिन इंसान की मजबूरियां पहाड़ से भी ऊंची होती हैं। यह कहानी लोहे और तारों की नहीं, यह कहानी एक बेटे की कसम की है। एक ऐसी कसम जिसने नामुमकिन शब्द को ही मिटा दिया। हमारा भारत गांवों में बसता है और कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां आज भी सड़क पहुंचना एक सपना जैसा लगता है। उत्तराखंड के एक छोटे से जिले रुद्रप्रयाग से भी 60 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव है, देवलगढ़। यहां सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट से नहीं, बल्कि बादलों के गरजने से होती है। यहां के लोग पत्थर तोड़कर अपना पेट भरते हैं, लेकिन दिल इनका मोम जैसा होता है। इसी गांव में एक पुराना टूटा फूटा गैरेज था। गैरेज क्या, बस टिन की चादरों से बनी एक छोटी सी दुकान थी जिस पर लिखा था शर्मा ऑटो रिपेयरिंग सेंटर। लेकिन अब उस बोर्ड का रंग फीका पड़ चुका था, ठीक वैसे ही जैसे इस दुकान के मालिक पंडित दीनानाथ के जाने के बाद उनके परिवार की खुशियां फीकी पड़ गई थीं। दीनानाथ जी पूरे गांव के इकलौते मैकेनिक थे। किसी का ट्रैक्टर खराब हो या किसी की पुरानी राजदूत बाइक, सब उन्हीं के पास आते थे। लेकिन 3 साल पहले एक बरसात की रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात बारिश नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। दीनानाथ जी को दिल का दौरा पड़ा। उनका 17 साल का बेटा अर्जुन बारिश में भीगता हुआ प्रधान जी के घर भागा था। उसने प्रधान जी की जीप मांगी। प्रधान जी भले आदमी थे, उन्होंने जीप दे दी। अर्जुन अपने पिता को लेकर शहर के अस्पताल की तरफ भागा, लेकिन गांव से बाहर निकलते ही उसने देखा कि पूरी सड़क एक भारी भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड के कारण बह चुकी थी। सामने सिर्फ गहरी खाई थी और उफनती हुई अलकनंदा नदी। अर्जुन चीखता रहा, मदद मांगता रहा, लेकिन उस रात कोई मदद वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। एम्बुलेंस सड़क के उस पार खड़ी थी। उसकी नीली बत्ती चमक रही थी, सायरन बज रहा था, लेकिन बीच में मौत की खाई थी। उस रात अर्जुन की गोद में उसके पिता ने दम तोड़ दिया। जाते जाते उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा और सिर्फ इतना कहा, बेटा, इन पहाड़ों से कभी हार मत मानना। आज 3 साल हो गए हैं उस बात को। अर्जुन अब 17 साल का हो गया है। कद काठी में दुबला पतला सांवला रंग और आंखों में एक अजीब सी चमक। वह स्कूल नहीं जाता। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह शहर जाकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सके, लेकिन पूरे गांव वाले कहते हैं कि अर्जुन के दिमाग में साक्षात विश्वकर्मा भगवान बसते हैं। पिता की पुरानी दुकान ही अब उसकी दुनिया है, लेकिन वह वहां सिर्फ पंक्चर नहीं लगाता, वह वहां कुछ और ही करता रहता है। गांव के बुजुर्ग ताऊ राम जी अक्सर शाम को अपनी हुक्का गुड़गुड़ाते हुए दुकान के बाहर बैठते हैं। वह अर्जुन को लोहे के टुकड़ों को जोड़ते हुए देखते हैं और कहते हैं, अरे ओ अर्जुन, क्यों लोहे के साथ सिर फोड़ता रहता है? खेती बाड़ी में ध्यान लगा, ये कबाड़ तुझे रोटी नहीं देगा। अर्जुन मुस्कुरा देता है। वह कभी बड़ों को पलटकर जवाब नहीं देता, वह बस अपने काम में लगा रहता है। उसकी मां सावित्री देवी दूसरों के खेतों में काम करके घर चलाती हैं। शाम को जब वह घर लौटती हैं तो देखती हैं कि अर्जुन अभी भी उसी कबाड़ के ढेर में बैठा है। पूरा घर मशीन के तेल और ग्रीस की गंध से भरा रहता है। सावित्री जी अक्सर उसे डांटती हैं, बेटा, दिन भर इन मरे हुए पुर्जों में जान फूंकने की कोशिश करता है, कभी अपनी मां की तरफ भी देख लिया कर। तेरे बापू चले गए, अब तू भी उन्हीं की तरह पागलपन करेगा क्या? अर्जुन अपनी मां के पास जाता है, उनके थके हुए पैर दबाता है और बड़े प्यार से कहता है, मां, बापू गए नहीं हैं, वो यहीं हैं, इन औजारों में, इस दुकान में। और मां, वो उस रात इसलिए नहीं मरे क्योंकि वो बीमार थे, वो इसलिए मरे क्योंकि सड़क टूट गई थी। अगर सड़क नहीं होती तो इंसान को उड़कर जाना चाहिए ना। मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगा मां, जो टूटी सड़कों की मोहताज नहीं होगी, जो हवा में तैरेगी। सावित्री देवी उसकी बातों को बचपन का सपना समझकर टाल देती हैं। भला साइकिल और पुरानी मोटर साइकिल के पुर्जों से कोई उड़ने वाली मशीन कैसे बना सकता है? वह भी एक 17 साल का लड़का जिसने कभी हवाई जहाज को पास से देखा तक नहीं। लेकिन अर्जुन का दिमाग किसी वैज्ञानिक से कम नहीं था। वह जानता था कि उसके पास बड़े बड़े इंजीनियरों जैसी डिग्री नहीं है, न ही सरकार से मिलने वाला कोई पैसा। उसके पास है तो बस गांव का कबाड़ खाना। वह हर रविवार नीचे शहर के कबाड़ी बाजार में जाता। वहां लोग टूटा हुआ सामान बेचते थे, कोई पुराना सीलिंग फैन, कोई खराब वॉशिंग मशीन की मोटर, तो कोई पुरानी मोटरसाइकिल का इंजन।
अर्जुन उन चीजों को ऐसे देखता था जैसे जौहरी हीरे को देखता है। लोग उसे कबाड़ी वाला लड़का कहकर बुलाते थे। एक बार एक दुकानदार ने उसे टोका, अरे लड़के, तू हर हफ्ते यहां से ये कचरा ले जाकर करता क्या है? घर में सजाता है क्या? अर्जुन ने पुराने स्कूटर के 2 पहिए उठाते हुए कहा था, काका, यह आपके लिए कचरा है, मेरे लिए यह किसी की जान बचाने का जरिया है। दुकानदार हंसा था, जान बचाएगा? इन जंग लगी लोहे की छड़ों से? जाकर अपना काम कर। अर्जुन ने उस दिन 4 पुरानी मोटरसाइकिल के इंजन जमा किए थे। एक 100 सीसी के इंजन जो कबाड़ के भाव मिल गए थे। उसने उन्हें अपनी पीठ पर लादा और पहाड़ी चढ़कर गांव लाया। गांव के लड़के जो अब शहर में कॉलेज पढ़ने जाते थे, उन्होंने अर्जुन को रास्ते में देखा। सुरेश, जो गांव के सरपंच का बेटा था, उसने अपनी नई बाइक रॉकी और अर्जुन का मजाक उड़ाया। क्यों अर्जुन भाई, आज कौन सा रॉकेट बनाने का सामान ले जा रहे हो? सुना है तुम उड़ने वाली खटिया बना रहे हो? उसके साथ वाले लड़के जोर से हंस पड़े। अर्जुन ने भारी बोरी को जमीन पर नहीं रखा, बस माथे का पसीना पोंछा और बोला, हंस ले भाई, वक्त वक्त की बात है। आज मेरा समय खराब है, इसीलिए मेरी मेहनत मजाक लग रही है। जिस दिन यह कबाड़ हवा में उड़ेगा, उस दिन शायद तुम हंसना भूल जाओगे। सुरेश ने रेस दी और धूल उड़ाते हुए चला गया। अर्जुन उस धूल में खड़ा रहा। उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे और जोश आ गया। उसे याद आया कि कैसे एम्बुलेंस उस दिन नदी के उस पार खड़ी थी। वह बेबसी उसे सोने नहीं देती थी। अर्जुन ने अपने घर के पीछे मवेशियों के बाड़े के पास एक छोटी सी कार्यशाला बनाई थी। वहां उसने उन 4 इंजनों को खोला। उसकी योजना अजीब थी, लेकिन अद्भुत थी। वह जानता था कि हेलीकॉप्टर बहुत महंगा होता है, करोड़ों का आता है, और ड्रोन बहुत छोटा होता है, वह इंसान को उठा नहीं सकता। तो उसने सोचा, क्यों ना मोटरसाइकिल को ड्रोन जैसा बना दिया जाए। उसने पुरानी चारपाई की लोहे की पट्टियां काटी और उनसे एक चौकोर फ्रेम बनाया। यह उसके उड़ने वाले वाहन का ढांचा था। उसने गणित लगाया, देसी गणित। उसने सोचा कि अगर एक पंखा हवा को नीचे धकेलता है तो मशीन ऊपर उठती है। अगर मैं 4 कोनों पर 4 इंजन लगा दूं और उनमें लकड़ी के बड़े पंखे लगा दूं, तो शायद यह एक आदमी का वजन उठा ले। समस्या यह थी कि पंखे कहां से लाएं? बाजार में मिलने वाले पंखे कमजोर थे। अर्जुन ने खुद पंखे बनाने का फैसला किया। उसने देवदार की मजबूत लकड़ी चुनी। देवदार की लकड़ी हल्की भी होती है और मजबूत भी। उसने अपने हाथ से आरी और रंधा लेकर दिन रात एक करके 4 बड़े बड़े प्रोपेलर यानी पंखे तराशे। उसके हाथों में छाले पड़ गए। कई बार लकड़ी छीलते हुए उंगलियां कट गईं, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। रात के 2-2 बजे तक उसके घर से ठक ठक और घिसने की आवाजें आती रहतीं। पड़ोसी शिकायत करते, अरे सावित्री, अपने लड़के को समझा, क्यों रात भर खट्टर पट्टर करता है, सोने भी नहीं देता। सावित्री बेचारी शर्मिंदा होकर अर्जुन को डांटती, बंद कर यह सब, लोग बातें बना रहे हैं कि तू पागल हो गया है। अर्जुन अपनी मां को देखता। उसकी आंखों में नींद और थकान थी, लेकिन जुनून भी था। वह कहता, मां, बस कुछ दिन और। लोग तो तब भी बातें बनाते थे जब एडिसन ने बल्ब बनाया था। तू भरोसा रख। महीने बीतते गए। सर्दियां आ गईं, पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी। ठंड में लोहा छूने पर हाथ सुन्न हो जाते थे। अर्जुन के पास दस्ताने नहीं थे। वह अपने पुराने ऊनी मोजे हाथों में पहनकर काम करता था। उसने 4 इंजनों को फ्रेम पर फिट कर दिया था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी इन 4 इंजनों को एक साथ एक ही रेस पर चलाना। अगर एक भी इंजन धीमा हुआ तो मशीन पलट जाएगी। इसके लिए उसे एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो चारों का संतुलन बनाए रखे। बड़े वैज्ञानिक इसके लिए कंप्यूटर और सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। अर्जुन के पास कंप्यूटर नहीं था। उसने इस्तेमाल किया साइकिल के ब्रेक की तारें। जी हां, उसने 4 इंजनों के एक्सीलेटर को एक पुरानी मारुति कार के स्टीयरिंग व्हील से जोड़ दिया। उसने एक ऐसा जुगाड़ बनाया कि जैसे ही वह हैंडल घुमाए, जिस तरफ मशीन झुक रही हो उस तरफ का इंजन तेज हो जाए। यह विशुद्ध देसी इंजीनियरिंग थी। आखिरकार बसंत पंचमी का दिन आया। अर्जुन ने तय किया कि आज वह अपनी मशीन का पहला परीक्षण करेगा। उसने अपनी मशीन को, जिसे उसने नाम दिया था पवन पुत्र, उसे खींचकर गांव के बाहर खुले मैदान में लाया। यह मशीन देखने में बहुत अजीब थी। लोहे के पाइपों का एक जाल, बीच में बैठने के लिए एक पुरानी प्लास्टिक की कुर्सी, चारों कोनों पर मोटरसाइकिल के इंजन
और ऊपर लकड़ी के बड़े बड़े पंखे। यह किसी कबाड़ के ढेर जैसा ज्यादा लग रहा था। गांव के बच्चे इकट्ठे हो गए, धीरे धीरे बड़े भी आ गए। ताऊ रामजी, सुरेश और उसके दोस्त सब तमाशबीन बनकर खड़े थे। अरे देखो भाई, आज अर्जुन उड़ेगा या गिरेगा? भीड़ में से किसी ने चिल्लाया। गिरेगा क्या, ये तो हिलेगा भी नहीं, इतना भारी लोहा कहीं उड़ता है? दूसरे ने मजाक उड़ाया। अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। उसने मशीन के चारों तरफ घूमकर पूजा की, एक नारियल फोड़ा और अपनी मां के पैर छुए। सावित्री देवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उन्हें डर था कि कहीं उनका बेटा चोट न खा बैठे। बेटा, रहने दे, क्यों जान जोखिम में डालता है? आशीर्वाद दो मां, अर्जुन ने कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। उसने हेलमेट पहना, जो असल में क्रिकेट का एक पुराना हेलमेट था जिस पर उसने सामने जाली लगाई थी। अर्जुन ने एक साथ चारों इंजनों की रस्सी खींची। भड़ 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 भड़, एक जोरदार आवाज के साथ चारों पुराने इंजन जाग उठे। पूरा मैदान धुएं से भर गया। आवाज इतनी तेज थी कि लोग अपने कान बंद करके पीछे हटने लगे। धूल का गुबार उठने लगा। अर्जुन ने धीरे धीरे एक्सीलेटर घुमाया। पंखे घूमने लगे, पहले धीरे फिर तेज। लकड़ी के पंखे हवा को चीरने लगे। सररर सररर की आवाज आने लगी। मशीन बुरी तरह कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी के अभी बिखर जाएगी। नट बोल्ट खड़खड़ा रहे थे। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने पकड़ ढीली नहीं की। उसने रेस और दी, और तभी एक चमत्कार हुआ। वह लोहे का ढांचा, वह कबाड़ का ढेर जमीन से 1 इंच ऊपर उठा। भीड़ शांत हो गई। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह 1 इंच, फिर 2 इंच, फिर 1 फुट ऊपर उठा। अर्जुन हवा में था, वह जमीन को नहीं छू रहा था। सावित्री देवी के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन वह डर की नहीं, खुशी की चीख थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक पीछे वाले दाएं इंजन से एक अजीब सी आवाज आई, खटखट, और वह इंजन बंद हो गया। संतुलन बिगड़ा। मशीन एक तरफ झुकी और धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। धूल उड़ी। पंखे का एक टुकड़ा टूटकर दूर जा गिरा। अर्जुन सीट से लुढ़क कर नीचे गिर गया। भीड़ एक पल के लिए सन्न रह गई और फिर ठहाकों की गूंज सुनाई दी। कहा था ना, यह कोई पतंग नहीं है जो उड़ जाएगी। सुरेश हंसते हुए आगे आया। बच गया तू अर्जुन, हाथ पैर नहीं टूटे तेरे, यही बहुत है। ले जा इस कबाड़ को और बेच दे। ताऊ रामजी ने भी सिर हिलाया। बेटा, भगवान ने इंसान को पैर दिए हैं, पंख नहीं। अपनी हद में रहना चाहिए। अर्जुन मिट्टी में सना हुआ था। उसकी कोहनी से खून बह रहा था। वह धीरे से उठा। उसने अपनी मशीन को देखा। वह टूटी हुई थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं। उसने भीड़ की तरफ नहीं देखा। उसने अपनी मां की तरफ देखा जो रो रही थी। उसने जाकर मशीन का टूटा हुआ पंखा उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, आग थी। उसने मन ही मन कहा, आज मैं गिरा हूं क्योंकि इंजन पुराना था, लेकिन मेरा फार्मूला गलत नहीं है। मैं इसे फिर से बनाऊंगा, और इस बार ऐसा बनाऊंगा कि यह सिर्फ उड़ेगा नहीं, बल्कि बादलों को चीर कर निकलेगा। गांव वाले हंसते हुए अपने अपने घरों को लौट गए, यह कहते हुए कि तमाशा खत्म हुआ। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि तमाशा तो अभी शुरू हुआ है। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला मानसून अपने साथ एक ऐसी मुसीबत लाने वाला है जहां न सरकार की मशीनें काम आएंगी, न सेना के हेलीकॉप्टर पहुंच पाएंगे। उस दिन यही टूटा हुआ पवन पुत्र और यही पागल लड़का पूरे गांव की आखिरी उम्मीद बनेगा। अर्जुन ने उस रात खाना नहीं खाया। वह लालटेन की रोशनी में बैठा रहा, अपनी नोटबुक में हिसाब लगाता रहा। वजन ज्यादा था, पंखों का कोण यानी एंगल सही नहीं था। वह बड़बड़ाता रहा। उसे अब समझ आ गया था कि उसे और ज्यादा शक्ति चाहिए। उसे कुछ ऐसा चाहिए जो हल्का हो लेकिन शक्तिशाली हो। तभी उसकी नजर घर के कोने में पड़ी पुरानी वॉशिंग मशीन पर गई और फिर बाहर खड़े ताऊ रामजी के ट्रैक्टर पर। एक शैतानी और क्रांतिकारी विचार उसके दिमाग में कौंधा। अगर वह ट्रैक्टर के गियर बॉक्स का इस्तेमाल करके एक इंजन की ताकत को 4 गुना कर दे तो अगले 3 महीने अर्जुन गायब सा हो गया। न वह गांव में दिखता, न किसी से बात करता। लोग भूल भी गए कि उसने कभी उड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अर्जुन तैयारी कर रहा था। वह एक ऐसा उड़न खटोला तैयार कर रहा था जिसमें एक स्ट्रेचर रखने की जगह हो, एक मरीज को लेटाकर ले जाने की जगह, क्योंकि उसका मकसद खुद उड़ना नहीं था, उसका मकसद दूसरों को बचाना था। और फिर जुलाई का महीना आया, वह मनहूस जुलाई जिसे उत्तराखंड के इतिहास में काला सावन कहा जाता है। लगातार 3 दिन बारिश हुई। नदियां उफान पर थीं।
पहाड़ अपनी जगह छोड़ रहे थे। देवलगढ़ गांव के इकलौते संपर्क मार्ग पर एक विशाल चट्टान आ गिरी। गांव पूरी तरह से कट गया। बिजली के खंभे गिर गए, फोन के नेटवर्क चले गए। और उसी तूफानी रात प्रधान जी की गर्भवती बहू को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। हालत नाजुक थी। दाई मां ने हाथ खड़े कर दिए थे। बच्चा पेट में उल्टा है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसे शहर के अस्पताल ले जाना ही होगा, वरना मां और बच्चे दोनों को नहीं बचाया जा सकता। दाई मां ने कांपती आवाज में कहा। प्रधान जी, जो पूरे गांव के सबसे अमीर और ताकतवर आदमी थे, आज बेबस थे। उनके पास 3 जीपें थीं, लेकिन सड़क ही नहीं थी, तो जीप किस काम की? उन्होंने सैटेलाइट फोन से प्रशासन को खबर दी, लेकिन जवाब आया, मौसम बहुत खराब है, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता। हम सड़क साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 24 घंटे लगेंगे। 24 घंटे में तो अनर्थ हो जाएगा। प्रधान जी के घर में रोना पीटना मच गया। सुरेश, जो अर्जुन का मजाक उड़ाता था, बारिश में भीगता हुआ पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक आवाज सुनाई दी। वह किसी जीप या ट्रैक्टर की आवाज नहीं थी। वह एक अजीब सी गूंज थी। भड़भड़ नहीं, बल्कि एक तेज सन्नन्न की आवाज। कीचड़ से स्ने रास्ते पर एक अजीब सी गाड़ी आती दिखाई दी। उसमें पहिए थे, लेकिन वे जमीन पर नहीं चल रहे थे। वह मशीन हवा में तैर रही थी। उसके ऊपर तिरपाल की छत थी और आगे एक तेज एलईडी लाइट लगी थी जो बारिश की बूंदों को काट रही थी। वह अर्जुन था, और वह अपने पवन पुत्र 2-0 पर सवार था। यह पहले जैसा नहीं था। यह बड़ा था, मजबूत था, और इसके साइड में एक विशेष केबिन बना था, ठीक एक मरीज के लेटने लायक। अर्जुन ने मशीन को प्रधान जी के आंगन में उतारा। हवा के दबाव से आंगन का पानी और कीचड़ दूर छिटक गया। सब लोग भूत देखने जैसा मुंह बनाकर खड़े थे। अर्जुन उतरा, बारिश में भीगता हुआ। वह सीधा प्रधान जी के पास गया। उसने हाथ नहीं जोड़े। आज उसकी आवाज में एक अलग ही अधिकार था। उसने कहा, प्रधान जी, भाभी को बाहर लाइए, मैं उन्हें अस्पताल ले जाऊंगा। सुरेश चिल्लाया, तू पागल है? इस तूफान में, इस कबाड़ पर तू उन्हें मार डालेगा। अर्जुन ने सुरेश की आंखों में आंखें डालकर कहा, यहां भी वो मर ही जाएंगी। भैया, मेरे पास एक मौका है। यह मशीन अब गिरती नहीं है। मैंने इसे तूफान से बात करना सिखा दिया है। भरोसा करो, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। प्रधान जी ने अपनी बहू की चीखें सुनी। उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कांपते हाथों से अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, अगर आज तूने मेरे घर का चिराग बचा लिया तो मैं जिंदगी भर तेरा गुलाम रहूंगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। गुलामी नहीं काका, बस दुआ चाहिए। गांव वालों ने मिलकर गर्भवती महिला को मशीन के केबिन में लिटाया। अर्जुन ने उन्हें पट्टियों से बांधा ताकि वे गिरे नहीं। उसने अपनी मां के पैर छुए जो दरवाजे पर खड़ी कांप रही थीं। मां, डरना मत, बापू आज मेरे साथ हैं। अर्जुन ने एक्सीलेटर दबाया। चारों इंजनों ने एक साथ दहाड़ लगाई। इस बार आवाज में लय थी, संगीत था। मशीन हिली, कांपी और फिर धरती के गुरुत्वाकर्षण को ठेंगा दिखाते हुए हवा में उठ गई। अर्जुन ने मशीन को बादलों की तरफ मोड़ा। नीचे खड़े गांव वाले देख रहे थे कि कैसे एक जुगनू जैसी रोशनी अंधेरे पहाड़ों और गहरी खाइयों के ऊपर तैरती हुई दूर जा रही थी। आगे मौत का सफर था और स्टीयरिंग एक 17 साल के लड़के के हाथ में था। हवा में उठना एक बात थी, लेकिन उस तूफान में टिके रहना दूसरी बात। ऊपर आसमान में हवा की रफ्तार जमीन से 3 गुना ज्यादा थी। अर्जुन का पवन पुत्र किसी सूखे पत्ते की तरह डगमगा रहा था। बारिश की बूंदें गोलियों की तरह अर्जुन के चेहरे पर लग रही थीं। उसके पास कोई कांच नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी। सिर्फ वह हेलमेट था जो अब पानी से धुंधला हो चुका था। नीचे अंधेरा था, गहरा और डरावना अंधेरा। लेकिन बीच बीच में जब बिजली कड़कती तो अर्जुन को नीचे का मंजर दिखाई देता, और वह मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। जिस सड़क से वे जाने वाले थे वह अब वहां थी ही नहीं। पूरी पहाड़ी ढह चुकी थी। मलबे का एक समुद्र था जिसने अलकनंदा नदी का रास्ता भी रोक दिया था। अगर वे जीप से आए होते तो अब तक उस मलबे के नीचे दबे होते। हे महादेव, अर्जुन बड़बड़ाया, आपने ही रास्ता दिखाया है, अब मंजिल तक भी आप ही पहुंचाना। पीछे कैबिन से कराहने की आवाज आ रही थी। भाभी दर्द से तड़प रही थी। मशीन का शोर इतना ज्यादा था कि उनकी आवाज सुनना मुश्किल था, लेकिन अर्जुन उनकी तकलीफ महसूस कर सकता था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया
और मशीन बाईं ओर झुक गई। प्लास्टिक की कुर्सी जिस पर अर्जुन बैठा था चरचरा उठी। संतुलन बिगड़ रहा था। अर्जुन ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग को दाईं ओर घुमाया। उसकी कलाई की नसें तन गईं। यह मशीन किसी पावर स्टीयरिंग वाली कार जैसी नहीं थी। इसे संभालने के लिए बैल जैसी ताकत चाहिए थी। सीधे हो जा मेरी जान। अर्जुन मशीन से बात कर रहा था जैसे वह कोई जानवर हो। तभी एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। जो ट्रैक्टर का गियर बॉक्स उसने लगाया था वह गर्म होने लगा था। इंजन की गर्मी अर्जुन के पैरों तक पहुंच रही थी। उसे जलने की बू आ रही थी, रबर जलने की बू। उसने नीचे झांक कर देखा। इंजन नंबर 3 और गियर बॉक्स को जोड़ने वाला पट्टा बेल्ट फिसल रहा था। बारिश के पानी की वजह से वहां देख रहे हैं, वहां बाजार तर में अर्जुन में आपी पलहारा किया था, अपनी पकड़ छोड़ रहा था। वो हव बाता। अगर वह पट्टा उतर गया तो एक तरफ के पंखे रुक जाएंगे और मशीन सीधा नीचे खाई में गिरेगी। अर्जुन का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चला। उसे कुछ करना होगा। वह मशीन रोक नहीं सकता, वह नीचे नहीं उतर सकता। उसने अपनी जेब टटोली। उसकी जेब में हमेशा कुछ न कुछ पड़ा रहता था। एक पेचकस, कुछ नट बोल्ट और एक मुट्ठी राल पेड़ का गोंद जो उसने जंगल से इकट्ठा किया था, यह सोचकर कि शायद कभी चिपकाने के काम आएगा। उसने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाला और दूसरे हाथ से वह सूखा गोंद निकाला। यह पागलपन था, बेहद खतरनाक। मशीन हवा में झूल रही थी। अर्जुन ने झुककर चलते हुए इंजन के पट्टे पर वह गोंद फेंक दिया। जैसे ही गोंद पट्टे और पहिए के बीच गया, घर्षण बढ़ा। चूं चूं की एक तीखी आवाज आई। धुआं निकला, लेकिन पट्टे ने पकड़ बना ली। इंजन की रफ्तार वापस लौट आई। शाबाश, अर्जुन चिल्लाया। बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर। अब उन्हें उड़ते हुए 15 मिनट हो चुके थे। अर्जुन के हिसाब से वे शहर के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन शहर की बत्तियां कहीं नजर नहीं आ रही थीं। बिजली गुल थी। पूरा उत्तराखंड अंधेरे में डूबा था। बिना रोशनी के नेविगेट करना यानी रास्ता खोजना नामुमकिन था। अर्जुन सिर्फ अपनी याददाश्त के सहारे उड़ रहा था। उसे पहाड़ों का आकार पता था। उसे पता था कि कहां नदी मुड़ती है। तभी बादलों के बीच से उसे कुछ धुंधली पीली रोशनी दिखाई दी। वह शहर नहीं था, वह कुछ और था। वह रोशनी एक कतार में थी, अनुशासित और सीधी। अर्जुन की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानता था कि वह क्या है। वह गढ़वाल राइफल्स की छावनी थी, आर्मी कैंट। शहर का सरकारी अस्पताल अभी भी 10 किलोमीटर दूर था, लेकिन सेना का अस्पताल ठीक नीचे था। लेकिन एक समस्या थी, एक बहुत बड़ी समस्या। सेना के इलाके के ऊपर से उड़ना सख्त मना था, और वह भी ऐसी रात में, ऐसी अजीब मशीन के साथ। नीचे संतरी उसे दुश्मन का ड्रोन या कोई आतंकवादी हमला समझ सकते थे। उन्हें गोली मारने का आदेश होता है। लेकिन अर्जुन के पास सोचने का वक्त नहीं था। पीछे भाभी की चीखें अब और तेज हो गई थीं। शायद समय पूरा हो चुका था। बच्चा कभी भी हो सकता था। माफ करना फौजी भाइयों, अर्जुन ने दांत भींचते हुए कहा। आज मुझे नियम तोड़ने पड़ेंगे। उसने मशीन की नाक नीचे की तरफ झुका दी। वह सीधा छावनी के मैदान की तरफ गोता लगाने लगा। नीचे आर्मी बेस पर हाई अलर्ट था। रडार तो काम नहीं कर रहे थे क्योंकि यह इतना नीचे उड़ रहा था, लेकिन संतरियों की आंखें तेज थीं। वॉच टावर पर खड़े लांस नायक गुरदीप सिंह ने आसमान में कुछ चमकता हुआ देखा और एक ऐसी आवाज सुनी जो न हेलीकॉप्टर की थी न हवाई जहाज की। यह आवाज किसी फटे हुए जनरेटर जैसी थी। दुश्मन का हमला। गुरदीप के मन में पहला ख्याल यही आया। उसने तुरंत सायरन बजा दिया। पूरे बेस में खतरे की घंटी बजने लगी। हूटर की आवाज ने सोए हुए जवानों को जगा दिया। बैरकों से फौजी अपनी राइफलें लेकर बाहर दौड़ पड़े। सर्च लाइटें यानी बड़ी बड़ी बत्तियां आसमान को टटोलने लगीं। अर्जुन की आंखों में अचानक तेज सफेद रोशनी पड़ी। वह अंधा सा हो गया। एक बड़ी सर्च लाइट सीधा उसके चेहरे पर थी। रुक जाओ, अपनी पहचान बताओ, वरना हम गोली चला देंगे। लाउड स्पीकर पर चेतावनी गूंजी। अर्जुन सुन नहीं सकता था और न ही वह रुक सकता था। वह हाथ हिलाकर इशारा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नीचे से वह सिर्फ एक काले साए जैसा दिख रहा था जो तेजी से नीचे आ रहा था। सर, यह सीधा हेडक्वार्टर की तरफ आ रहा है। क्या फायर करें? एक जवान ने अपने अफसर मेजर विक्रम राठौर से पूछा। मेजर विक्रम एक सख्त और अनुभवी अफसर थे। उन्होंने दूरबीन से देखा। वह चीज बहुत अजीब थी। उसका ढांचा बेतरतीब था।
लेकिन उनकी नजर उस चीज के साइड में लटके हुए केबिन पर पड़ी और उन्होंने देखा कि वह मशीन हमला करने के लिए नहीं बल्कि गिरने या उतरने के लिए संघर्ष कर रही है। होल्ड फायर, गोली मत चलाना, मेजर विक्रम चिल्लाए। इंतजार करो। अर्जुन जमीन से अब सिर्फ 100 फुट ऊपर था। हवा का दबाव उसे इधर उधर फेंक रहा था। उसे उतरने के लिए एक समतल जगह चाहिए थी। उसे परेड ग्राउंड दिखाई दिया। उसने इंजनों की रेस कम की। मशीन तेजी से नीचे आई। धड़ाम। लैंडिंग बहुत खराब थी। मशीन के पाए जमीन से टकराए और टूट गए। मशीन एक तरफ लुढ़क गई। पंखे जमीन से रगड़ खाकर टूट गए और मिट्टी उड़ाते हुए बिखर गए। चारों तरफ धुआं और कीचड़ फैल गया। तुरंत ही 20 जवानों ने उस मलबे को घेर लिया। 20 राइफलें अर्जुन के सिर पर तनी थीं। हाथ ऊपर, हिलो मत। अर्जुन हेलमेट उतारकर बाहर निकला। वह कीचड़ में सना था, कांप रहा था, लेकिन उसे अपनी परवाह नहीं थी। उसने हाथ ऊपर किए, लेकिन सरेंडर करने के लिए नहीं बल्कि इशारा करने के लिए। गोली मत मारना साहब, गोली मत मारना, अर्जुन चिल्लाया। उसकी आवाज फटी हुई थी। वहां मेरी भाभी है, वह मरने वाली है। डॉक्टर, मुझे डॉक्टर चाहिए। मेजर विक्रम भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उन्होंने देखा कि यह कोई आतंकवादी नहीं बल्कि एक 17-18 साल का लड़का है जिसकी आंखों में दहशत और आंसू दोनों हैं। तभी टूटी हुई मशीन के केबिन से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। वहां सन्नाटा छा गया। राइफलों की नालियां झुक गईं। बच्चे की वह रोने की आवाज उस तूफानी रात में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मेजर विक्रम तुरंत समझ गए। वे दौड़कर मशीन के पास गए। उन्होंने देखा कि प्रधान जी की बहू बेहोश पड़ी हैं और उनके पास एक नवजात शिशु है जो अभी अभी दुनिया में आया है। मेडिकल टीम, जल्दी, मेजर विक्रम दहाड़े, स्ट्रेचर लाओ तुरंत। फौजी, जो अभी मारने के लिए तैयार थे, अब बचाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने सावधानी से महिला और बच्चे को निकाला। अर्जुन वहीं कीचड़ में घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर अब जवाब दे रहा था। सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसने देखा कि कैसे फौजी उसकी भाभी और भतीजे को लेकर अस्पताल की इमारत की तरफ भाग रहे हैं। एक जवान ने आकर अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। उठो लड़के, तुम ठीक हो? अर्जुन ने उस जवान को देखा और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब अर्जुन की आंख खुली तो वह एक साफ सुथरे बिस्तर पर था। उसे दवाइयों की गंध आ रही थी। बाहर अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन यह गर्माहट थी। सामने कुर्सी पर मेजर विक्रम बैठे थे। वे एक फाइल पढ़ रहे थे। अर्जुन को होश में आते देख उन्होंने फाइल बंद की। उठ गए कोहिनूर? मेजर साहब ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। अर्जुन हड़बड़ाकर उठने लगा। साहब, भाभी, बच्चा, वो ठीक हैं? दोनों ठीक हैं, मेजर ने कहा। तुमने उन्हें बचा लिया। अगर 10 मिनट की भी देरी होती तो शायद हम कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारा भतीजा बहुत स्वस्थ है। उसकी आवाज तो परेड कमांडर से भी तेज है। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़ लिए। धन्यवाद साहब। मेजर विक्रम अपनी कुर्सी से उठे और अर्जुन के बिस्तर के पास आए। उन्होंने अर्जुन के हाथों को देखा। कटे फटे, जले हुए, ग्रीस से काले पड़े हाथ। धन्यवाद हमें नहीं, तुम्हें कहना चाहिए, मेजर ने गंभीरता से कहा। मैंने अपनी जिंदगी में कई जहाज देखे हैं, कई पायलट देखे हैं, लेकिन आज तुमने जो किया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने अपने इंजीनियरों से तुम्हारा वह उड़न खटोला मंगवाया है। अर्जुन डर गया। साहब, माफ कर दो, मैंने कबाड़ से बनाया था। मेरे पास लाइसेंस नहीं है। मैं बस। शांत हो जाओ, मेजर हंसे। मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा हूं। मेरे इंजीनियर उस मलबे को देखकर अपना सिर खुजला रहे हैं। वॉशिंग मशीन की मोटर, ट्रैक्टर का गियर बॉक्स और बाइक का इंजन, और संतुलन बनाने के लिए साइकिल की तारें, यह विज्ञान के हर नियम के खिलाफ है। कोई भी किताब कहेगी कि यह चीज उड़ नहीं सकती, लेकिन तुमने इसे उड़ाया। कैसे? अर्जुन ने सिर झुका लिया। साहब, किताब कहती है कि लोहा उड़ नहीं सकता, लेकिन जरूरत इंसान को कुछ भी सिखा देती है। मेरे पिता कहते थे, अगर नीयत साफ हो तो पत्थर भी तैर जाते हैं। मेजर विक्रम ने अर्जुन को एक नई नजर से देखा। यह लड़का कोई मामूली मैकेनिक नहीं था। इसके अंदर वो आग थी जो बड़े बड़े डिग्रियों वालों में नहीं मिलती। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? अर्जुन। अर्जुन पंडित। अर्जुन, मेजर ने कहा, तुम्हें पता है, तुमने आज सिर्फ 2 जान नहीं बचाई, तुमने एक बहुत बड़ी खोज की है, लेकिन एक बुरी खबर भी है। अर्जुन का दिल बैठ गया। क्या साहब? तुम्हारी मशीन पूरी तरह टूट चुकी है। वह अब दोबारा नहीं उड़ पाएगी।
मेजर ने कहा, लेकिन फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन यहां आर्मी बेस में हमारे पास एक बहुत बड़ा वर्कशॉप है। वहां ऐसे औजार हैं जो तुमने सपनों में भी नहीं देखे होंगे। वहां बड़े बड़े इंजन हैं, असली हेलीकॉप्टर के पार्ट्स हैं। अर्जुन की आंखें फैल गईं। मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाओ, मेजर ने प्रस्ताव रखा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा हुनर उस गांव के गैरेज में दम तोड़ दे। क्या तुम हमारे साथ मिलकर कुछ बनाना चाहोगे? कुछ ऐसा जो टूटेगा नहीं, कुछ ऐसा जो हमारे जवानों की भी मदद कर सके। यह अर्जुन के लिए एक सपने जैसा था। कल तक जो लड़का कबाड़ बीनता था, आज उसे भारतीय सेना अपने साथ काम करने का मौका दे रही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत थी। अर्जुन की असली परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि सेना में काम करना गांव में जुगाड़ करने जैसा नहीं था। यहां अनुशासन था, नियम थे, और यहां ऐसे लोग भी थे जो एक अनपढ़ मिस्त्री को अपने बीच बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अगले दिन सुबह जब बारिश रुक गई थी, मेजर विक्रम अर्जुन को वर्कशॉप AME कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ले गए। यह एक विशाल हैंगर था। वहां असली टैंक, ट्रक और जिप्सी गाड़ियां मरम्मत के लिए खड़ी थीं। वहां वर्दी पहने हुए कई इंजीनियर काम कर रहे थे। ये सब पढ़े लिखे अफसर थे जिन्होंने बड़े कॉलेजों से इंजीनियरिंग की थी। जब मेजर विक्रम ने फटे पुराने कपड़ों वाले अर्जुन का परिचय कराया तो वहां सन्नाटा छा गया। जेमसन, मेजर ने मुख्य इंजीनियर कैप्टन नायर को बुलाया। यह अर्जुन है। इसने कल रात वह उड़ने वाली मशीन बनाई थी। आज से यह तुम्हारे साथ काम करेगा। कैप्टन नायर, जो अपनी डिग्री और रैंक पर बहुत घमंड करते थे, उन्होंने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी आंखों में हिकारत थी। सर, माफ कीजिएगा, कैप्टन नायर ने कड़े शब्दों में कहा। यह आर्मी का वर्कशॉप है, कबाड़ खाना नहीं। हम यहां सटीक विज्ञान पर काम करते हैं, जुगाड़ पर नहीं। इस लड़के को एरोडायनामिक्स की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। यह हमारे किस काम आएगा? यह तो हमारे औजार खराब कर देगा। अर्जुन ने वह अपमान महसूस किया। उसे फिर से वही ताने सुनाई दिए जो गांव में सुरेश और ताऊ रामजी देते थे। मेजर विक्रम कुछ बोलने ही वाले थे कि अर्जुन ने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से कहा, साहब, स्पेलिंग तो नहीं आती, लेकिन जब इंजन की धड़कन बिगड़ती है तो मैं बिना खोले बता सकता हूं कि कौन सा पिस्टन खराब है। मुझे मौका दीजिए। अगर मैंने आपका एक भी औजार खराब किया तो आप मुझे बाहर फेंक दीजिएगा। कैप्टन नायर ने एक तिरछी मुस्कान के साथ अर्जुन की चुनौती स्वीकार की। ठीक है, मौका चाहिए। वहां कोने में वो शक्तिमान ट्रक देख रहे हो? उसका इंजन 6 महीने से डेड पड़ा है। हमारे 10 मैकेनिक हार मान चुके हैं। अगर तुमने उसे शाम तक चालू कर दिया तो तुम यहां रहोगे, वरना अपने गांव वापस चले जाना। मेजर विक्रम चिंतित हो गए। वह ट्रक वाकई कबाड़ हो चुका था, लेकिन अर्जुन की आंखों में वही चमक थी जो कल रात तूफान में थी। वह बिना कुछ बोले उस ट्रक की तरफ बढ़ गया। उसने बोनट उठाया। ग्रीस, धूल और तेल की गंध ने उसका स्वागत किया। यह गंध उसके लिए इत्र से भी बेहतर थी। उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई। चलिए बापू, उसने मन ही मन कहा, दिखा देते हैं इन्हें कि भारतीय जुगाड़ क्या चीज है। लेकिन अर्जुन नहीं जानता था कि यह ट्रक सिर्फ खराब नहीं था, इसके साथ छेड़छाड़ की गई थी, और कैप्टन नायर उसे इतनी आसानी से जीतने नहीं देने वाले थे। वर्कशॉप के कोने में खड़े कुछ जवान आपस में फुसफुसा रहे थे और हंस रहे थे, यह देखने के लिए कि कैसे यह देहाती लड़का अपनी बेइज्जती करवाएगा। वर्कशॉप में दोपहर की गर्मी बढ़ रही थी। टीन की छत तप रही थी, लेकिन उससे ज्यादा तप रहा था वह माहौल। 10-12 फौजी मैकेनिक अपना काम छोड़कर घेरा बनाकर खड़े थे। उनके चेहरों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। वे देखना चाहते थे कि यह पहाड़ी लड़का कैसे उस मशीन को ठीक करेगा जिसने उनके पसीने छुड़ा दिए थे। सामने खड़ा था शक्तिमान, भारतीय सेना का वह पुराना ट्रक जो अपनी ताकत के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वह एक मरे हुए हाथी की तरह कोने में पड़ा था। कैप्टन नायर अपनी कलाई घड़ी देखते हुए बोले, तुम्हारे पास शाम के 5 बजे तक का वक्त है लड़के। अगर इंजन चालू नहीं हुआ तो गेट उस तरफ है। अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी चप्पलें उतारी। फौजियों ने एक दूसरे को कोहनी मारी और हंसे। देखो, यह ट्रक की पूजा करेगा अब। अर्जुन नंगे पैर ट्रक के पास गया। उसने ट्रक के बम्पर को झुककर ऐसे स्पर्श किया जैसे कोई अपने गुरु के पैर छूता है। उसके लिए मशीन कोई लोहे का टुकड़ा नहीं थी, उसमें भी प्राण थे। फिर उसने बोनट के अंदर झांका। इंजन धूल और मकड़ी के जालों से ढका था। 6 महीने से यह हिला नहीं था।
अर्जुन ने सबसे पहले अपनी आंखें बंद की। उसने ट्रक की चाबी घुमाई। खड़-खड़, खड़-खड़। इंजन ने खांसने जैसी आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। अर्जुन ने फिर कोशिश की। खड़-खड़। बैटरी डाउन हो जाएगी उस्ताद। पीछे से किसी ने तंज कसा। अर्जुन ने चाबी छोड़ दी। उसने इंजन की उस खांसने की आवाज को अपने दिमाग में रिवाइंड किया। एक अनुभवी डॉक्टर जैसे दिल की धड़कन सुनकर बीमारी बता देता है, वैसे ही अर्जुन ने उस बेजान आवाज में बीमारी ढूंढ ली थी। इंजन जाम नहीं है, अर्जुन बड़बड़ाया। सांस ले रहा है, लेकिन खाना नहीं मिल रहा। वह ट्रक के नीचे घुस गया। फर्श ठंडा और ग्रीस से चिकना था। उसने फ्यूल पाइप तेल की नली को टटोला। उसने देखा कि डीजल टैंक से इंजन तक जाने वाली नली एकदम नई लग रही थी। अजीब है, उसने सोचा। ट्रक पुराना है, लेकिन पाइप नया। उसने पाइप को खोला और उसे मुंह लगाकर खींचा। कड़वा डीजल उसके मुंह में आना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं आया। हवा भी नहीं। पाइप जाम था। उसने पाइप को जोर से जमीन पर पटका। अंदर से काले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ निकला, जला हुआ रबर और चीनी का मिश्रण। अर्जुन की आंखें फैल गईं। यह ट्रक खराब नहीं हुआ था, इसे जानबूझकर खराब किया गया था। किसी ने डीजल टैंक में चीनी और रबर का घोल डाल दिया था। यह एक पुरानी चाल थी इंजन को बर्बाद करने की। वह समझ गया कि यह कैप्टन नायर की परीक्षा नहीं, बल्कि एक जाल था। अगर वह डीजल पंप बदल भी दे, तो भी टैंक से आने वाला कचरा उसे फिर जाम कर देगा, और टैंक साफ करने में 2 दिन लगेंगे। उसके पास सिर्फ 4 घंटे थे। अर्जुन ट्रक के नीचे से बाहर निकला। उसका चेहरा काला हो चुका था, लेकिन आंखों में चमक थी। वह स्टोर रूम की तरफ गया। स्टोर इंचार्ज, एक हवलदार, वहां बैठा चाय पी रहा था। काका, मुझे 5 लीटर साफ डीजल और एक लंबी प्लास्टिक की नली चाहिए, अर्जुन ने कहा। हवलदार ने उसे घूर कर देखा। डीजल तो मिल जाएगा, लेकिन नली का क्या करेगा, और पंप का क्या? पंप तो खराब है ना। पंप नहीं चाहिए, अर्जुन ने कहा। बस नली और एक खाली प्लास्टिक की बोतल, पानी की बोतल। हवलदार ने सिर हिलाया। पागल है पूरा, लेकिन उसने सामान दे दिया। अर्जुन वापस ट्रक के पास आया। कैप्टन नायर अब भी अपनी फाइल देख रहे थे, लेकिन तिरछी नजर से अर्जुन को देख रहे थे। अर्जुन ने जो किया, उसे देखकर सब हैरान रह गए। उसने ट्रक के बोनट को खुला रखा और उसके हुक पर वह 5 लीटर वाली पानी की बोतल उल्टी करके टांग दी। उसने बोतल की तली काटी और उसमें साफ डीजल भर दिया। फिर उसने प्लास्टिक की नली का एक सिरा बोतल में डाला और दूसरा सिरा सीधा इंजन के इनलेट मैनिफोल्ड, जहां से इंजन हवा और तेल लेता है, में ठूंस दिया। उसने गाड़ी के मुख्य डीजल टैंक और पंप को पूरी तरह से बाईपास कर दिया था। यानी उसने ट्रक के पेट को छोड़ दिया और सीधा उसे ग्लूकोज चढ़ाने की तैयारी कर ली थी। यह क्या तमाशा है, कैप्टन नायर चिल्लाए। तुम ग्रेविटी फीड गुरुत्वाकर्षण से ट्रक चलाना चाहते हो? यह कोई स्कूटर नहीं है, यह 5 टन का ट्रक है। इसमें इतना प्रेशर नहीं बनेगा। अर्जुन ने हाथ पोंछे। शाम के 4:55 हो चुके थे। मेजर विक्रम भी वहां आ गए थे। कोशिश करने में क्या हर्ज है सर, मेजर विक्रम ने शांत आवाज में कहा। अर्जुन ड्राइवर की सीट पर बैठा। उसने नली को एक विशेष कोण पर सेट किया, ताकि डीजल बूंद बूंद करके नहीं, बल्कि एक धार में गिरे। जय बजरंग बली, उसने बुदबुदाया और चाबी घुमाई। इंजन घूमा। घड़ घड़ घड़, कोई हरकत नहीं। कैप्टन नायर हंसे। मैंने कहा था, समय बर्बाद। तभी अर्जुन ने एक्सीलेटर को एक विशेष लय में दबाया और साथ ही हाथ से नली को थोड़ा भींच दिया, ताकि प्रेशर बने। धड़ाम, साइलेंसर से काले धुएं का एक गोला निकला और अगले ही पल धड़ 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 धड़, शक्तिमान का विशाल इंजन दहाड़ उठा। पूरा वर्कशॉप गूंज गया। इंजन की आवाज इतनी दमदार थी कि पास रखी टिन की चादरें थरथराने लगीं। वह मरा हुआ हाथी जिंदा हो चुका था। अर्जुन ने रेस दी और इंजन ने पूरी ताकत से जवाब दिया। वर्कशॉप में सन्नाटा छा गया। जवानों के मुंह खुले रह गए। कैप्टन नायर की फाइल हाथ से छूटते छूटते बची। अर्जुन ने इंजन बंद नहीं किया, वह नीचे कूदा। इंजन अभी भी अपनी लय में चल रहा था। वह कैप्टन नायर के पास गया। साहब, अर्जुन ने आवाज ऊंची करके कहा, ताकि शोर में सुनाई दे। ट्रक का पेट खराब था टैंक, इसलिए मैंने उसे सीधा नसों नली से खाना खिला दिया। यह ट्रक अब दौड़ेगा, बस इसका टैंक साफ करवा लेना। मेजर विक्रम की आंखों में गर्व के आंसू थे। वे आगे बढ़े और उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। उसकी शर्ट पर लगा ग्रीस और तेल मेजर की वर्दी पर लग गया, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। मान गए उस्ताद, एक जवान चिल्लाया, और फिर तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई।
वही फौजी जो सुबह उसका मजाक उड़ा रहे थे अब उसके लिए तालियां बजा रहे थे। कैप्टन नायर का चेहरा लाल था, शर्म से या गुस्से से पता नहीं, लेकिन एक सच्चे फौजी की तरह उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। वे अर्जुन के पास आए। मैंने कहा था, नायर ने भारी आवाज में कहा, कि हम यहां सटीक विज्ञान पर काम करते हैं, लेकिन आज तुमने सिखा दिया कि कभी कभी अनुभव विज्ञान से बड़ा होता है। स्वागत है तुम्हारा, इंजीनियर अर्जुन। इंजीनियर नहीं साहब, अर्जुन मुस्कुराया, मिस्त्री ही ठीक हूं। उस रात अर्जुन को बैरकों में नहीं बल्कि गेस्ट रूम में सोने को मिला, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी परीक्षा पास कर ली थी, उसे इज्जत मिल गई थी। अब समय था अपने असली मकसद की बात करने का। अगली सुबह वह मेजर विक्रम के ऑफिस में गया। मेजर साहब नक्शे देख रहे थे। सर, मुझे आपसे कुछ मांगना है, अर्जुन ने कहा। मांगो अर्जुन, मेजर ने कहा। तुमने कल जो किया उसके बाद तुम कुछ भी मांग सकते हो। नौकरी, पैसा? नहीं सर। अर्जुन ने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। यह वही ड्राइंग थी जो उसने रातों को जागकर बनाई थी। मुझे सामान चाहिए, कबाड़ नहीं, असली सामान। हाई पावर मोटर, कार्बन फाइबर, जायरोस्कोप सेंसर और लिथियम बैटरी। मेजर विक्रम ने ड्राइंग देखी। वह एक बाइक जैसी दिख रही थी, लेकिन उसमें पहिए नहीं थे। उसमें 4 बड़े रोटर पंखे थे। यह क्या है? यह प्रोजेक्ट रक्षक है सर, अर्जुन ने जोश में कहा। सर, हमारे पहाड़ हमारे दुश्मन भी हैं और दोस्त भी। जब जंग होती है या आपदा आती है तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है जवानों को या घायलों को ऊपर से नीचे लाना। हेलीकॉप्टर हर जगह नहीं उतर सकता, एम्बुलेंस सड़क के बिना नहीं चल सकती, लेकिन यह हवा में तैरने वाली मोटरसाइकिल है। अर्जुन ने समझाना शुरू किया। यह एक आदमी को लेकर 100 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकती है। यह पेड़ के ऊपर से, नदी के ऊपर से जा सकती है। यह इतनी छोटी है कि जंगल के बीच भी उतर सकती है। सर, यह उड़न खटोला हर चौकी पर होना चाहिए। मेजर विक्रम विचारमग्न हो गए। विचार क्रांतिकारी था, लेकिन जोखिम भरा भी। अर्जुन, यह बनाना आसान नहीं है। इसमें लाखों का खर्चा आएगा, और अगर यह फेल हुआ तो मेरी वर्दी उतर जाएगी, मेजर ने कहा। और अगर पास हो गया सर, अर्जुन ने उनकी आंखों में देखा, तो हजारों माताओं के बेटे तिरंगे में लिपट कर नहीं बल्कि जिंदा घर लौटेंगे। मेजर विक्रम उस 17 साल के लड़के के आत्मविश्वास के आगे हार गए। ठीक है, मेजर ने मेज पर मुक्का मारा, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। यह प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट, बेहद गुप्त रहेगा, और तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। 2 महीने बाद आर्मी चीफ जनरल बख्शी निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। अगर तुमने उनके सामने इसे उड़ा दिया तो इतिहास बन जाएगा, वरना हम दोनों कोर्ट मार्शल के लिए तैयार रहेंगे। अर्जुन ने सैल्यूट किया। जय हिंद सर। अब शुरू हुई असली तपस्या। वर्कशॉप का एक कोना अर्जुन के लिए सील कर दिया गया। बाहर बोर्ड लगा दिया गया, प्रवेश वर्जित। अर्जुन ने इस बार अकेले काम नहीं किया। कैप्टन नायर, जो अब उसके हुनर के कायल हो चुके थे, उन्होंने अपनी किताबी मदद दी। और यही वह संगम था जिसकी भारत को जरूरत थी। देसी जुगाड़ और विदेशी तकनीक। अर्जुन दिन रात काम करता। कैप्टन नायर उसे एरोडायनामिक्स, वायु गति विज्ञान समझाते, और अर्जुन उन्हें समझौता कि कैसे वजन कम करने के लिए टाइटेनियम की जगह बांस, बांबू का ट्रीटमेंट करके इस्तेमाल किया जा सकता है। पागल हो क्या, नायर चिल्लाते। बांस हेलीकॉप्टर में? सर, बांस स्टील से भी मजबूत होता है अगर उसे सही से पकाया जाए, और यह हल्का होता है, अर्जुन समझाता। धीरे धीरे मशीन आकार लेने लगी। यह अब वैसी नहीं थी जैसी उसने गांव में बनाई थी। यह सुंदर थी, खूंखार थी। इसे मिलिट्री ग्रीन सेना के हरे रंग में रंगा गया था। इसका नाम रखा गया गरुड़। 2 महीने बीत गए। वह दिन आ गया जब जनरल बख्शी आने वाले थे। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, मुसीबत आखिरी पल में ही आती है। प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन से एक रात पहले जब अर्जुन अपनी मशीन की आखिरी जांच कर रहा था, उसने देखा कि एक सेंसर काम नहीं कर रहा है। यह वह सेंसर था जो मशीन को हवा में स्थिर रखता था। इसके बिना मशीन बेकाबू घोड़े की तरह नाचेगी। सर, यह चिप जल गई है, अर्जुन ने कैप्टन नायर को बताया। क्या हमारे पास स्पेयर दूसरी चिप नहीं है? इसे मंगवाने में हफ्ता लगेगा। नायर के पसीने छूट गए। कल सुबह 8 बजे जनरल साहब आ रहे हैं। हम बर्बाद हो गए। अर्जुन मशीन के पास बैठ गया। उसने चिप को देखा। वह पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। सर, अगर हम सेंसर को हटा दें
और मशीन को मैनुअल हाथ से उड़ाएं तो असंभव। नायर चिल्लाए, बिना स्टेबलाइजेशन संतुलन के यह मशीन तुम्हें मार देगी, 1 सेकंड में पलट जाएगी, कोई भी पायलट इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अर्जुन खड़ा हुआ, दिमाग से कंट्रोल नहीं कर सकता सर, लेकिन शरीर से कर सकता है। जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल में कोई सेंसर नहीं होता, हम अपने शरीर से उसे संतुलित करते हैं। तुम अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सर, मैं पीछे नहीं हट सकता। अगली सुबह परेड ग्राउंड सजा हुआ था। जनरल बख्शी, कई वरिष्ठ अधिकारी और सैकड़ों जवान बैठे थे। मंच पर सन्नाटा था। उद्घोषक ने ऐलान किया, और अब पेश है E.A.M.E यूनिट का एक प्रयोगात्मक आविष्कार, प्रोजेक्ट गरुड़। पायलट अर्जुन पंडित। मैदान के एक कोने से धूल उड़ी, एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। अर्जुन गरुड़ पर सवार था। उसने कोई फैंसी सूट नहीं पहना था, बस एक साधारण सेना की वर्दी और अपना पुराना हेलमेट। उसने मशीन को स्टार्ट किया। चारों रोटर घूमने लगे, लेकिन जैसे ही मशीन उठी वह डगमगाने लगी। क्योंकि सेंसर नहीं था, वह दाईं ओर झुक रही थी। भीड़ में बैठी जनता की सांसें अटक गईं। गिर जाएगा, गिर जाएगा। जनरल बख्शी ने अपनी दूरबीन उठाई। ये क्या कर रहे हैं? यह तो स्थिर नहीं है। कॉकपिट में अर्जुन संघर्ष कर रहा था। मशीन उसे गिराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन ने अपनी आंखें बंद नहीं की। उसने अपने शरीर के भार को मशीन की चाल के साथ मिला दिया। जब मशीन दाईं ओर झुकती, वह अपना वजन बाईं ओर डालता। सरकार की बाथरा है, करधार की भार की अतना। वह मशीन के साथ लड़ नहीं रहा था, वह उसके साथ नाच रहा था। धीरे धीरे मशीन स्थिर हो गई, और फिर अर्जुन ने एक्सीलेटर दिया। गरुड़ हवा में तीर की तरह ऊपर गया। 50 फीट, 100 फीट, 200 फीट। वह मैदान के ऊपर चक्कर लगाने लगा। वह इतना तेज था कि लोगों को सिर्फ एक परछाई दिख रही थी। अर्जुन ने हवा में कलाबाजियां दिखाईं। उसने मशीन को एक जगह रोककर हवर दिखाया, फिर उसने उसे एक टैंक के ऊपर से उड़ाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी जनरल बख्शी ने एक आदेश दिया जो स्क्रिप्ट में नहीं था। रेडियो पर बोलो, जनरल ने मेजर विक्रम से कहा। मैं देखना चाहता हूं कि यह भार उठा सकता है या नहीं। इसे कहो कि वह जो 50 किलो का रेत का बोरा मैदान में रखा है, उसे उठाकर लाए अभी। मेजर विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। बिना सेंसर के उड़ना ही मुश्किल था, अब भार उठाना, वह भी रस्सी लटकाकर। इससे मशीन का केंद्र बिंदु, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाएगा और वह पलट सकती है। अर्जुन, रेडियो पर मेजर की आवाज आई। जनरल साहब का ऑर्डर है, कार्गो लिफ्ट करना है, रेत का बोरा। अगर नहीं हो सकता तो मना कर दो। हवा में उड़ते अर्जुन ने नीचे देखा। वह बोरा एक छोटे से बिंदु जैसा दिख रहा था। मना करना मेरी आदत नहीं है सर, अर्जुन ने जवाब दिया। उसने मशीन को नीचे लाया। हवा के तेज बहाव से धूल उड़ रही थी। उसने मशीन के नीचे लगी हुक वाली रस्सी को खोला। अब उसे मशीन को ठीक उस बोरे के ऊपर स्थिर रखना था। 1 इंच की भी गलती हुई तो हुक किसी जवान को लग सकता था। अर्जुन की एकाग्रता देखने लायक थी। मशीन हिल रही थी, लेकिन उसका हाथ पत्थर की तरह स्थिर था। उसने मशीन को थोड़ा और नीचे किया। हुक बोरे के कुंडे में फंसा। लिफ्ट। अर्जुन ने पावर बढ़ाई। मशीन ने जोर लगाया। रस्सियां तन गईं और वह 50 किलो का बोरा हवा में उड़ गया। भीड़ खुशी से चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक चटाक, बोरे का वजन मशीन के एक तरफ पड़ा। मशीन 90 डिग्री पर झुक गई। अर्जुन सीट से लगभग गिरने ही वाला था। मशीन अब जमीन की तरफ गिर रही थी, बोरे के वजन के साथ। एजेक्ट, छोड़ दो बोरा, छोड़ दो, कैप्टन नायर चिल्लाए। लेकिन अर्जुन ने बोरा नहीं छोड़ा। अगर वह बोरा छोड़ता तो वह जनरल बख्शी के मंच के पास गिरता। उस गिरती हुई मशीन में मौत के सामने अर्जुन ने वह किया जो सिर्फ एक पागल ही कर सकता था। उसने मशीन को गिरने दिया और ठीक जमीन से 10 फीट ऊपर उसने रोटर्स की दिशा उल्टी कर दी और पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। मशीन एक झटके के साथ रुकी। जमीन से सिर्फ 1 फुट ऊपर धूल का गुबार उठा, जिसने पूरे मंच को ढक लिया। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। धूल छंटी। वहां गरुड़ हवा में स्थिर खड़ा था। बोरा जमीन को छू रहा था, लेकिन मशीन नहीं गिरी थी। अर्जुन पसीने से लथपथ था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। उसने जनरल बख्शी की तरफ देखा और मशीन को धीरे से लैंड करा दिया। पूरा मैदान खड़ा हो गया। जनरल बख्शी, जो कभी किसी के लिए अपनी कुर्सी से नहीं उठते थे, वे खड़े हुए और उन्होंने अपनी टोपी उतार दी। यह तालियों की गड़गड़ाहट नहीं थी,
यह तूफान था। अर्जुन मशीन से उतरा। उसके पैर कांप रहे थे। मेजर विक्रम दौड़कर आए और उसे हवा में उठा लिया। जनरल बख्शी मंच से नीचे आए। उन्होंने अर्जुन के पास आकर उसे सैल्यूट किया। एक जनरल एक 17 साल के लड़के को सैल्यूट कर रहा था। बेटा, जनरल ने कहा, आज तुमने सिर्फ एक मशीन नहीं उड़ाई, तुमने भारतीय सेना का गौरव बढ़ाया है। यह मशीन हर सीमा पर, हर पहाड़ पर तैनात होगी। क्या नाम है इसका? गरुड़ सर, लेकिन मेरे गांव वाले इसे पवन पुत्र कहते हैं। अर्जुन ने कहा। जनरल हंसे। तो आज से इसका नाम गरुड़ एम्बुलेंस होगा। अर्जुन की जीत हो चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा सरहद पर उसका इंतजार कर रही थी। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, जहां मशीनें जम जाती हैं और इंसान का खून बर्फ बन जाता है। वहां एक ऐसी मुसीबत आने वाली थी जिसे सिर्फ अर्जुन और उसका गरुड़ ही सुलझा सकते थे। दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां गुलाब नहीं खिलते, जहां खून जम जाता है और जहां सांस लेना एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। सियाचिन ग्लेशियर, 20,000 फीट की ऊंचाई। यहां दुश्मन की गोली से पहले इंसान को ठंड मार देती है। यहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। अगर आप नंगे हाथों से लोहे की बंदूक छू लें तो आपकी चमड़ी लोहे से चिपक जाएगी और उखड़ जाएगी। यही वह जगह थी जहां अर्जुन और उसके गरुड़ की असली परीक्षा होनी थी। सियाचिन बेस कैंप में हलचल थी, लेकिन यह खुशी की हलचल नहीं थी, यह दहशत की हलचल थी। वायरलेस सेट पर एक संदेश आया था जिसने ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह की नींद उड़ा दी थी। इंद्रपोस्ट कॉलिंग बेस। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ओवर। रेडियो पर आवाज कांप रही थी और बीच बीच में खरखर हो रही थी। बेस सुन रहा है? इंद्रपोस्ट, रिपोर्ट करें। ओवर। ब्रिगेडियर ने माइक पकड़ा। सर, हिमस्खलन, एवलॉन्च आया है। हमारी पेट्रोलिंग टीम दब गई है। 3 जवान बर्फ के नीचे हैं और सूबेदार यादव। सर, सूबेदार यादव को सीने में तकलीफ है। उन्हें शायद हेप हाई एल्टीट्यूड पुल्मोनरी एडिमा हो गया है। उनके फेफड़ों में पानी भर गया है। अगर उन्हें 2 घंटे में नीचे नहीं लाया गया तो वो नहीं बचेंगे। ओवर। ब्रिगेडियर सूर्यदेव ने अपनी मुट्ठी मेज पर मारी। इंद्रपोस्ट एक ऐसी छोटी पर थी जो चाकू की धार जैसी थी। वहां हेलीपैड नहीं था। वहां तक पहुंचने के लिए जवानों को रस्सियों के सहारे चढ़ना पड़ता था। पायलट रूम। क्या चीता हेलीकॉप्टर उड़ सकता है? ब्रिगेडियर ने चिल्लाकर पूछा। विंग कमांडर ने सिर झुका लिया। नामुमकिन सर। बाहर व्हाइट आउट है। सब कुछ सफेद है। आसमान और जमीन का फर्क नहीं दिख रहा और हवा की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हेलीकॉप्टर उड़ा तो वह पत्तों की तरह बिखर जाएगा। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे थे सूबेदार यादव के पास और चढ़ाई करने में पैदल टीम को 10 घंटे लगेंगे। तभी कमरे के कोने से एक आवाज आई। सर, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, लेकिन गरुड़ जा सकता है। सबने मुड़कर देखा। वह मेजर विक्रम थे और उनके पीछे खड़ा था अर्जुन। अब वह 17 साल का लड़का नहीं लग रहा था। उसने भारी भरकम सियाचिन क्लोथिंग सफेद रंग का विशेष सूट पहना था। उसका चेहरा ठंड से लाल था, लेकिन आंखों में वही पुरानी आग थी। ब्रिगेडियर सूर्यदेव ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा। मेजर, यह कोई खेल नहीं है, यह सियाचिन है। वहां हवा इतनी पतली है कि माचिस की तीली भी नहीं जलती। तुम्हारी बैटरी वाली मशीन वहां दम तोड़ देगी। बैटरियां ठंड में डिस्चार्ज हो जाती हैं, तुम जानते हो यह बात। अर्जुन आगे आया। जानता हूं सर, इसीलिए मैंने बैटरियों के चारों ओर हीटिंग कॉइल गर्म तार लपेटा है। मैंने मशीन को नहीं, उसके दिल को गर्म रखने का इंतजाम किया है। और हवा? ब्रिगेडियर ने पूछा। 80 की रफ्तार है सर। अर्जुन ने नक्शे की तरफ इशारा किया। हेलीकॉप्टर बड़ा होता है, हवा उसे धकेल देती है। मेरा गरुड़ छोटा है। मैं हवा के बीच से नहीं, हवा के नीचे से, दरारों, क्रेवासेस के बीच से होकर उड़ूंगा। मैं सांप की तरह रेंगते हुए ऊपर जाऊंगा। यह एक पागलपन भरा विचार था। ग्लेशियर की दरारों के बीच से उड़ना आत्महत्या जैसा था। अगर तुम गिरे, ब्रिगेडियर ने गंभीर आवाज में कहा, तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी, वह बर्फ में दफन हो जाएगी। अर्जुन ने खिड़की के बाहर देखा, जहां तिरंगा झंडा तूफान में भी शान से लहरा रहा था। सर, अर्जुन ने कहा, जब मैं गांव से निकला था तो अपनी मां से वादा करके आया था कि देश की सेवा करूंगा। अगर सूबेदार साहब को बचाने में मेरी जान भी चली जाए तो कम से कम मेरी मां को यह तसल्ली रहेगी कि उनका बेटा बिस्तर पर नहीं बल्कि फर्ज निभाते हुए मरा है।
जाने दीजिए सर। ब्रिगेडियर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। जाओ बेटे, विजय भव। 10 मिनट बाद बेस कैंप के बाहर तूफान चीख रहा था। अर्जुन गरुड़ पर सवार हुआ। इस बार मशीन में पहिए नहीं थे, बल्कि स्की बर्फ पर फिसलने वाले पट्टे लगे थे। अर्जुन ने चश्मा पहना। उसने एक्सीलेटर दबाया। चारों रोटर सन्नाटे को चीरते हुए घूमे। गरुड़ हवा में उठा और देखते ही देखते वह सफेद धुंध में गायब हो गया। ऊपर आसमान में अर्जुन अकेला था, बिल्कुल अकेला। चारों तरफ सिर्फ सफेद रंग था। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह सिर्फ अपने जीपीएस मीटर जीपीएस के सहारे उड़ रहा था। ठंड उसके कपड़ों को चीरकर हड्डियों में घुस रही थी। उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। जागते रहो अर्जुन, जागते रहो, वह खुद से बात कर रहा था। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से दिमाग सोने लगता है। इंसान को मति भ्रम, हैलुसिनेशन होने लगता है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। गरुड़ बाईं ओर 45 डिग्री झुक गया। संभाल, संभाल, अर्जुन ने चिल्लाकर स्टिक खींची। रोटर की आवाज बदल गई। हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि मशीन कांप रही थी। तभी उसकी नजर बैटरी मीटर पर पड़ी। लाल बत्ती जल रही थी। अरे नहीं, अर्जुन घबरा गया। बैटरी 40%? अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ। ठंड की वजह से बैटरी जल्दी खत्म हो रही है। उसने हीटिंग कॉइल का बटन चेक किया। वह चालू था, लेकिन बाहर की ठंड जीत रही थी। अगर बैटरी खत्म हो गई तो वह सीधा 2000 फीट गहरी खाई में गिरेगा। अर्जुन के पास एक ही रास्ता था। उसे रफ्तार कम करनी होगी और हवा के बहाव, विंड फ्लो का इस्तेमाल करना होगा। उसने बचपन में पतंग उड़ाई थी। उसे याद आया कि कैसे ढील देने पर पतंग हवा में तैरती है। उसने रिस्क लिया। उसने 2 इंजन बंद कर दिए। जी हां, उसने उड़ते हुए गरुड़ के 4 में से 2 इंजन बंद कर दिए ताकि बैटरी बचा सके। अब वह हवा के झोंकों पर ग्लाइड लीड कर रहा था, ठीक एक बाज की तरह। यह तकनीक किसी किताब में नहीं थी, यह सिर्फ अर्जुन के दिमाग में थी। नीचे बर्फ की विशाल दरारें मुंह खोले खड़ी थीं। एक गलती और खेल खत्म। रेडियो पर मेजर विक्रम की आवाज आई, अर्जुन, इंद्रपोस्ट सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन उनके पास लैंडिंग की जगह नहीं है। वहां सिर्फ एक छोटी सी चट्टान है, मुश्किल से 6 फीट चौड़ी। क्या तुम वहां उतर पाओगे? अर्जुन ने सामने देखा। धुंध थोड़ी छंटी थी। उसे इंद्रपोस्ट दिखाई दी। वह पोस्ट नहीं, बर्फ का एक टीला था। वहां 3-4 जवान हाथ हिला रहे थे और वहां सच में जगह नहीं थी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई और बीच में एक छोटी सी चट्टान। कोशिश करूंगा सर, अर्जुन ने कहा। उसने बाकी 2 इंजन भी चालू कर दिए। अब उसे पूरी ताकत की जरूरत थी। जैसे ही वह पोस्ट के करीब पहुंचा, जवानों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा था कोई देवदूत आएगा, लेकिन यह तो एक लड़का था जो एक उड़ने वाली खटिया जैसी मशीन पर बैठा था। लैंडिंग सबसे मुश्किल हिस्सा था। हवा वहां भंवर वोर्टेक्स बना रही थी। गरुड़ बुरी तरह हिचकोले खा रहा था। अर्जुन ने नीचे देखा। सूबेदार यादव को स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। वे हिल नहीं रहे थे। अर्जुन, ध्यान से, वह खुद को निर्देश दे रहा था। दाएं, थोड़ा और दाएं। गरुड़ के स्कीज ने बर्फ को छुआ। मशीन फिसली। वह खाई की तरफ जा रही थी। जवान चिल्लाए। अर्जुन ने तुरंत रिवर्स थ्रस्ट, उल्टा जोर लगाया। मशीन खाई के किनारे से सिर्फ 2 इंच पहले रुक गई। अर्जुन ने लंबी सांस छोड़ी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा था, जो अब ठंडा होकर बर्फ बन रहा था। वह मशीन से कूदा नहीं, बल्कि गिर पड़ा। उसके पैर सुन्न थे। जवान दौड़कर आए और उसे उठाया। तुम इंसान हो या जिन? एक हवलदार ने पूछा। मरीज कहां है? अर्जुन ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। उन्होंने सूबेदार यादव को दिखाया। उनका चेहरा नीला पड़ चुका था। सांस बहुत धीमी थी। जल्दी करो, अर्जुन ने कहा। मेरे पास वापस जाने के लिए बैटरी बहुत कम बची है। जवानों ने सूबेदार साहब को गरुड़ के साइड कैबिन में लिटाया। कैबिन में ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा था। अर्जुन ने मास्क सूबेदार के चेहरे पर लगाया। बेटा, एक बुजुर्ग हवलदार ने अर्जुन का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में आंसू थे। हमारी जान तुम्हारे हाथ में है, इन्हें बचा लेना। अर्जुन ने दस्ताने ठीक किए। दुआ करना काका, मशीन तो लोहे की है, लेकिन चलाने वाला तो इंसान ही है ना। वापसी का सफर और भी खतरनाक था। अब मशीन में 2 लोगों का वजन था और बैटरी सिर्फ 30% बची थी और ढलान नीचे की तरफ थी, तो रफ्तार ज्यादा तेज हो सकती थी। जैसे ही अर्जुन ने उड़ान भरी, मौसम ने अपना असली रूप दिखाया। बर्फबारी शुरू हो गई। विजिबिलिटी 0 हो गई। अब अर्जुन पूरी तरह अंधा था।
उसे कुछ नहीं दिख रहा था। वह सिर्फ मेजर विक्रम की आवाज के सहारे उड़ रहा था, जो रडार देखकर उसे निर्देश दे रहे थे। अर्जुन, बाएं मुड़ो, अब सीधा 100 मीटर नीचे जाओ। अचानक गरुड़ का एक रोटर जाम हो गया। बर्फ की एक परत पंखे पर जम गई थी। मशीन गोल गोल घूमने लगी, स्पिनिंग। सूबेदार यादव बेहोश थे, लेकिन मशीन के घूमने से उनका शरीर झटके खा रहा था। अर्जुन का सिर चकरा गया। सर, रोटर जाम है, मैं नियंत्रण खो रहा हूं। बेस कैंप में मेजर विक्रम की सांसें रुक गईं। अर्जुन, वाइब्रेशन मोड ऑन करो। अर्जुन को याद आया, उसने एक बटन दबाया जो उसने खास इसी मकसद के लिए बनाया था। यह बटन इंजनों को जानबूझकर मिसफायर कराता था, जिससे पूरी मशीन जोर से कांपने लगती थी। धड़ 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 गरुड़ बुरी तरह कांपा। ऐसा लगा जैसे वह हवा में ही टूट जाएगा, लेकिन यह कंपन काम कर गया। पंखे पर जमी बर्फ टूटकर गिर गई। रोटर फिर से घूमने लगा। मशीन सीधी हो गई। बच गए। अर्जुन हांफने लगा। बेस कैंप की लाइटें अब दिखाई दे रही थीं। वे धुंध में टिमटिमाते तारों जैसी लग रही थीं, लेकिन बैटरी मीटर अब 0 पर ब्लिंक कर रहा था। लाल बत्ती अब लगातार जल रही थी। शक्ति खत्म हो रही थी। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा। अर्जुन ने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया। बेस कैंप के मैदान में डॉक्टर और पैरामेडिक्स तैयार खड़े थे। उन्होंने आसमान से एक काला साया गिरते हुए देखा। गरुड़ अब उड़ नहीं रहा था, वह गिर रहा था। अंतिम 50 मीटर में बैटरी पूरी तरह मर चुकी थी। संभालो, मेजर विक्रम चिल्लाए। अर्जुन ने लैंडिंग गियर खोल दिए। गरुड़ जमीन से टकराया। वह बर्फ पर फिसलता हुआ गया। चिंगारियां उड़ी। एक स्की टूट गई। मशीन पलटी नहीं, लेकिन एक जोरदार झटके के साथ रुक गई। धुआं निकला। मेडिकल टीम दौड़ पड़ी। उन्होंने सबसे पहले केबिन खोला। सूबेदार यादव की सांस चल रही थी। ऑक्सीजन मिलने से उनकी हालत स्थिर थी। जिंदा है, यह जिंदा है, डॉक्टर चिल्लाया। पूरे कैंप में भारत माता की जय के नारे गूंज उठे। जवानों ने अपनी टोपियां हवा में उछाल दी, लेकिन अर्जुन कॉकपिट से बाहर नहीं निकला। उसका सिर स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ था। वह हिल नहीं रहा था। मेजर विक्रम दौड़कर उसके पास गए। अर्जुन, अर्जुन! उन्होंने अर्जुन का हेलमेट उतारा। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। नाक से खून बह रहा था। इतनी ऊंचाई और ठंड ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। मेडिक, इधर आओ, जल्दी! मेजर विक्रम की आवाज में घबराहट थी। अर्जुन को स्ट्रेचर पर लेटाया गया। वह बेहोश था। उसका हाथ अभी भी मुट्ठी में बंद था, जैसे वह अभी भी गरुड़ को नियंत्रित कर रहा हो। उसे तुरंत आईसीयू इको टेंट में ले जाया गया। अगले 24 घंटे बहुत भारी थे। सियाचिन के बेस कैंप में कोई नहीं सोया। जिस लड़के ने उनकी जान बचाई थी, आज वह अपनी जान के लिए लड़ रहा था। ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, मेजर विक्रम और कैप्टन नायर आईसीयू के बाहर खड़े थे। वही कैप्टन नायर जो कभी अर्जुन को अनपढ़ मिस्त्री कहते थे, आज भगवान से उसकी सलामती की दुआ मांग रहे थे। सुबह के 4 बजे डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन एक मुस्कान भी थी। खतरा टल गया है, डॉक्टर ने कहा। लड़का बहुत जिद्दी है, यमराज से लड़कर वापस आ गया। मेजर विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले। 2 दिन बाद अर्जुन को होश आया। जब उसने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के चारों ओर फूल रखे हैं और सामने सूबेदार यादव बैठे हैं, व्हील चेयर पर। सूबेदार यादव ने अर्जुन का हाथ अपने हाथों में लिया। वह कुछ बोल नहीं पाए, बस रोने लगे। एक फौजी का रोना सबसे बड़ा सम्मान होता है। शुक्रिया बेटे, सूबेदार ने भर्राई आवाज में कहा। तुमने मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दिया। अर्जुन ने कमजोर आवाज में कहा, यह मेरा फर्ज था साहब। तभी टेंट का पर्दा हटा और ब्रिगेडियर सूर्यदेव अंदर आए। उनके साथ एक और व्यक्ति था, जिसे देखकर कमरे में मौजूद सभी लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। वे थे भारत के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। वे दिल्ली से विशेष रूप से अर्जुन से मिलने आए थे। रक्षा मंत्री अर्जुन के बिस्तर के पास आए। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ फेरा। अर्जुन, मंत्री जी ने कहा, पूरा देश तुम्हारी बातें कर रहा है। तुमने जो किया वह विज्ञान से परे है। सरकार ने फैसला किया है, अब गरुड़ का उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा और इस प्रोजेक्ट के हेड तुम रहोगे। अर्जुन हैरान रह गया। मैं? लेकिन सर, मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे पास डिग्री नहीं है। मंत्री जी मुस्कुराए। डिग्री कागज पर होती है बेटा, काबिलियत रगों में होती है। और तुम्हारे नाम के आगे अब कोई डिग्री नहीं लगेगी, बल्कि एक उपाधि लगेगी।
मंत्री जी ने एक छोटा सा मखमली डिब्बा खोला। उसमें एक पदक चमक रहा था। भारत सरकार तुम्हें शौर्य चक्र से सम्मानित करने की सिफारिश कर रही है। इतनी कम उम्र में यह सम्मान पाने वाले तुम पहले नागरिक होगे। अर्जुन ने उस पदक को देखा, फिर अपनी मां के बारे में सोचा, फिर अपने पिता के बारे में सोचा जो उस रात सड़क न होने की वजह से मर गए थे। सर, अर्जुन ने कहा, मुझे पदक नहीं चाहिए, मुझे बस एक वादा चाहिए। क्या वादा? कि मेरे गांव तक पक्की सड़क बनवाई जाए ताकि अब कोई और बाप एम्बुलेंस के इंतजार में न मरे। रक्षा मंत्री की आंखें भर आईं। सड़क तो बनेगी अर्जुन, और उस सड़क का नाम पंडित दीनानाथ मार्ग होगा, तुम्हारे पिता के नाम पर, और उस पर चलने वाली पहली गाड़ी तुम्हारी गरुड़ एम्बुलेंस होगी। कहानी का अंत एक सुखद शुरुआत के साथ होता है। 5 साल बाद देवलगढ़ गांव अब बदल चुका है। वहां पक्की सड़क है और गांव के चौराहे पर एक मूर्ति लगी है, एक मैकेनिक की, जिसके हाथ में रिंच है। और आसमान में अक्सर एक भिनभिनाती हुई आवाज सुनाई देती है। लोग ऊपर देखते हैं और हाथ हिलाते हैं। देखो, अर्जुन की गरुड़ जा रही है। अर्जुन अब सिर्फ एक नाम नहीं है, अर्जुन एक उम्मीद है। उसने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो कबाड़ भी सोना बन सकता है, और अगर दिल में सेवा का भाव हो तो एक गैरेज का मिस्त्री भी आसमान छू सकता है। उसका सपना था उड़ना, लेकिन उसने सिर्फ खुद उड़ान नहीं भरी, उसने पूरे देश के सपनों को पंख लगा दिए।